इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आज जिस तरह इमरान खान को तोशाखाना 2 में सजाएं सुनाई जा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा मुदल्लल होकर 190 मिलियन पाउंड का केस पेश करते हैं, और मैं आपसे बहुत हद तक एग्री करता हूँ 190 मिलियन पाउंड केस में कि उसमें सीधी सादी जो है वो हेरा फेरी का केस बनता है। अगर अलकादे ट्रस्ट शामिल ना भी हो तो किसी प्राइम मिनिस्टर का ये राइट नहीं है कि वो पैसा जो पाकिस्तान में आना था नेशनल क्राइम एजेंसी के एग्रीमेंट के तहत, वो पैसा किसी को प्राइवेटली वो कर दे। ये मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, मैंने कहा उसमें हम आप और मैं क्यों टाइम वेस्ट करें। लेकिन जो पॉइंट असल है, जो शामी साहब फरमा रहे हैं, जो मजहर अब्बास साहब फरमा रहे, इतने सीनियर साहबी जिन्होंने पॉलिटिक्स को देखा है, कि क्या गारंटी है कि ये सारे शदोमत के साथ केसेस कल रिवर्स नहीं हो जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर इससे भी ज़्यादा सिवियर शदोमत केस थे रिवर्स हुए, बेनज़ीर साहबा पर रिवर्स हुए। सद्दिक साहब जी, मेरे ख्याल में ये तो हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री है, अगर आप उसका तनकीदी जायज़ा लें तो आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मुझे तो 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन 250 मिलियन डॉलर बनते हैं, जो तकरीबन 1/4 हैं पूरी IMF की किस्त का, यानी उस केस का पता है। उसकी वजह यह है कि वो जो कमेटी बनी थी जिसने वो कागजात खोले जो सील किए गए थे इमरान खान साहब के हुक्म पे, उस कमेटी का मैं हिस्सा था। तो जब खोली तो सारी चीज़ सामने आ गई कि किसने क्या कहा, किसने कहा इसको सीक्रेट रखो, किसने जाके लंदन में साइन किए वो कागजात के ये हमेशा सीक्रेट रहेगा, किसने वो दिया जुर्माना जिसमें जमा करवाना था बहरिया टाउन ने, वो अकाउंट नंबर किसने दिया, किसकी इजाज़त से दिया। तो खुल के बात सामने आ गई, और आप ही के टेलीविज़न के ज़रिए ये भी बात सामने आ गई कि उन्होंने 400-450 कनाल ज़मीन ले ली है। अगर मैं किसी को फ़ायदा दे दूं सर 250 मिलियन डॉलर का, तो आप कहेंगे ये करप्ट आदमी है, और अगर मैं उसके बदले में 400-450 कनाल ज़मीन भी ले लूं तो आप बोलेंगे बिल्कुल ही करप्ट आदमी है। तो ये तो बात एक है, मगर जो आप बात कर रहे हैं उसका किसी एक केस से ताल्लुक़ नहीं है, उसका हमारी पूरी तारीख़ जो जुडिशरी की है उससे ताल्लुक़ है। और इस वजह से मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और हवाले दे चुका हूँ कि जस्टिस मुनीर और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के बाद एक पूरा एक सिलसिला चल रहा है, वो ख़त्म ही होने को नहीं आता है। तो जहाँ तक इस केस के मेरिट का ताल्लुक़ है उस पर तो बात की जा सकती है और मेरी बड़ी एक वाज़ेह पोजीशन है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, तो जो आप मुकदमा दायर कर रहे हैं वो तो जुडिशरी पे कर रहे हैं कि भाई देखें किस किस्म के ये मंसूबा जात हैं, यानी किस किस्म के ये फ़ैसले हैं, किस किस्म की एडजुडिकेशन हो रही है, किस किस्म का इंसाफ चल रहा है। इस केस के अंदर तो मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है, लेकिन तारीख़ी तौर पे अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री है हमारे जुडिशल डिसीजन मेकिंग की, वो वाकई चेक सर और इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने जी बात यह है कि सर जुडिशरी अगर एक केस मेरिट में भी सुनाती है तो हमें पता है कि इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो वो मेरिट वाला फैसला उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। इसमें जुडिशरी के साथ साथ जो है जो दबाव उनके ऊपर आता है, पहले दबाव मुझे मुशर्रफ साहब जैसे तक बंदे ने बताया कि आपकी गवर्नमेंट, लाइव शो में बताया मुझे कि आपकी गवर्नमेंट जजों के ऊपर दबाव डाल रही थी कि मुशर्रफ को सजाएं देनी, मुशर्रफ साहब को, और उन्होंने ये ब्रेकिंग स्टोरी दी कि जनरल राहिल शरीफ ने वो दबाव हटा दिया जजों के ऊपर से, उनको कहा कि आप गवर्नमेंट का दबाव ना लें, तो मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। कहने का मतलब है कि सारा हम बोझ जुडिशरी पे तो नहीं डाल सकते, ये जो सिस्टम है या जो और अवामिल हैं आप जो जानते हैं वो भी तो है, और आप इस वक्त उस अवामिल के साथ हैं, कल इमरान खान उन अवामिल के साथ थे, तो आप अपने हद तक जिम्मेदारी कितनी कबूल करते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस की? देखिए, आपने जो इंटरव्यू किया था, आपका इंटरव्यू तो मैंने सुना था, उस इंटरव्यू में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा कि किसने ज़ोर डाला, किस पे ज़ोर डाला, वो तो आपने ख़ुद अपने टीवी प्रोग्राम में बता दिया था। उससे हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है? अगर आप जुडिशरी के साथ इंटरफेयर करते हैं और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो आप ये बात बिल्कुल, आपने वही इंटरव्यू है, आप बेशक दोबारा उसका क्लिप चला दें, और वो बाद में आपने इसरार किया कि अच्छा फिर आपने इंटरफेयर किया, जिस पे उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रेशर रिलीज़ किया। हालांकि उन्होंने पहले शुरू में आपके इब्तिदा प्रोग्राम में बड़े साफ और बाशगाफ अल्फाज में बता दिया था कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में फिर आपने उनको रास्ता दिया। आपके पुराने दोस्त हैं, हमें भी देते हैं आप रास्ता। जी मुझे पूरा प्रोग्राम आपका याद है, आपके बहुत प्रोग्राम मुझे याद रहते हैं, माँ सिवा वो जो मेरे प्रोग्राम होते हैं वो मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ,
मगर बाकी आपके प्रोग्राम तो बड़े धांसू होते हैं, वो तो मुझे बहुत याद है। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कैसे आपने पहले कॉर्नर किया, फिर कैसे आपने जगह निकाली उसको कॉर्नर से हटाने जगह के ली लिए। थी। तो ये तो आपकी जरा मुशर्रफ साहब से तो प्यार है ना सर। जी जी, नहीं वो आपकी जरा नवाज, क्या करें। हमारे साथ भी आप ऐसा करते हैं, हम भी कॉर्नर हो जाती तौर पे तो आपसे भी प्यार है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी पार्टी से प्यार तो नहीं हो सकता ना सर। तो ये बात है उसके नजरिए से, ये जरा फर्क है सर। नहीं वो तो जी, लेकिन ये बात आपकी जी, अच्छा ये बात आपकी जी 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 बिल्कुल। एक और मैं बात अगर आपके जाने से, दूसरी बात ये है जी कि आपने ये आज के मुतालबों का जिक्र किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर एक मिनट रुक जाए इस पे, आज के मुतालबे में अगर रुक जाए, पार्टी अगर एक मिनट रुक जाए आज के मुतालबे में, मैं चाहता हूं कि इस पे आपसे सेपरेटली पूछूं जरा। लेट अहमद अवैस साहब रिस्पॉन्ड टू ये जो मुकदमात बनते हैं। और ये मैं मजहर अब्बास साहब को चिढ़ाने के लिए बार बार मुशर्रफ साहब से मोहब्बत का इजहार नहीं करता, ये मैं इसलिए करता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी का ये भी एक तरीका है कि मैं लोगों को बता दूं कि आई एम बायस्ड फॉर हिम। तो मेरा जो एनालिसिस मुशर्रफ साहब के मुतालिक होगा, आपको मोहब्बत है उनसे, हाँ जी, बड़ी दफा उसका ऐलान किया जो मुशर्रफ साहब के मुतालिक मेरा एनालिसिस होगा उसमें बायस का एलिमेंट जो है वो रख के फिर सुनिएगा मेरी बात। तो ये मेरी ऑनेस्टी है इंटेलेक्चुअल। अवैस साहब, ये जब मैं 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मुतालबात उसके, तो मैं हैरान इस बात पर था कि तहरीक इंसाफ के हमारे भाई भी वहाँ बैठे हुए थे। किसी एक ने तारीख को 2018 से स्टार्ट नहीं किया। वो तारीख जिसके अंदर इमरान खान साहब ने उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट को भरपूर तरीके से यूज़ करके आधी ऑपोजिशन PMLN को अंदर फेंका हुआ था, नवाज शरीफ साहब समेत। किसी ने इसका वो जिक्र वो कर रहे हैं, उनकी तारीख शुरू हो रही है 8 फरवरी 80%, चले जितना भी आप कह रहे हैं 8 फरवरी 2025 से। तो सर जब तक ये नहीं होगा रियलाइजेशन, मैं और मजहर अब्बास साहब तो उस तरह पार्टी नहीं है डायरेक्टली, हम इनडायरेक्टली पार्टी है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, उस लिहाज से पार्टी है कि जो ज्यादतियां आपने की 2018 से लेकर अब तक, उस ज्यादतियां अब आपके साथ भी जो हो रही हैं उसका सब जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी, किस तरह सर मामला आगे चलेगा? इसका अवैस साहब जवाब दीजिएगा इस क्विक वक्फे के बाद जो मैं ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अवैस साहब बोलेंगे। जी ब्रेक लेंगे। जी अवैस साहब, ये जो रुत बदलती है उसके बेनिफिशियरी पहले इमरान खान थे, चले अब हम मान लेते हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, तो हाउ डू यू टेक दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है ना, उसके मुतालिक अगर अल्लामा के एक शेर का आखिरी एक मिसरा सर आपने रख लेना सर, गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, तो ये है हमारी हिस्ट्री। देखिए आप, ये सिलसिला जो है ये शुरू हो जाता है जिस वक्त हुकूमत बन गई पाकिस्तान की, और 1954 में आपको याद होगा जब वो एक हिस्ट्री पढ़ी होगी कि दैट वाज द टाइम के जहाँ से पार्ट फलक्रम जो है, वो टाइम ये था कि जिस वक्त मलक गुलाम मोहम्मद ने असम्बली को ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को फायर किया, तो एक डिप्लोमेट जो वहाँ पे एम्बेसडर थे हमारे वाशिंगटन DC में, उनको कहा गया कि तुम फ़ौरन कराची पहुँचो और जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ओथ ले लो। पाकिस्तान में उस वक्त डेमोक्रेटिक ये जो सेटअप था वो आज के तरीके का पार्लियामेंट्री निज़ाम में हुकूमत थी, और कोई अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो केयर टेकर नहीं बन सकता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। इसके बावजूद पीछे अयूब खान थे, जो उसी कैबिनेट के सर्विंग कमांडर इन चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बना के बीच में बैठा दिया गया। सर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। और मौजूदा हालात पे आ जाए, नवाज शरीफ से स्टार्ट कर लेते हैं, उनके साथ क्या हुआ 2017 में? नहीं मैं आपको थोड़ी सी देखें, मैं आपको वो नवाज शरीफ क्योंकि उसी कोख से जन्म ले रहे हैं ना, तो इसलिए वो चलता आएगा सिलसिला। अब उसके बाद अयूब खान ने इलेक्शन लड़ा, और वही फातिमा जना जो मादर मिल्लत, उन्हीं को गद्दार कह दिया, उन्होंने गद्दार वतन कह दिया। उसके बाद आगे चल के आते हैं वो GM सैयद, जिन्होंने सिंध असम्बली में पूरे हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में पाकिस्तान बनने तक कोई पाकिस्तान की हक का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। सिंध असम्बली में रेजोल्यूशन पाकिस्तान का पास हुआ, और किसने प्रेजेंट किया था? वो GM सैयद ने किया था, और वो गद्दार वतन फौजियों ने, इन्हीं अयूब खान ने डिक्लेयर किया उसको। इसी तरह से और आगे आ जाए अयूब खान, ये इसको वली खान को सर लंबा हो जाएगा, 2017 में आ जाए जब इमरान खान साहब ने मिलकर नवाज शरीफ को गद्दार डिक्लेयर किया। बात सिर्फ आपको जी सर, जी मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब, जब नवाज शरीफ ने
एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए उनको हटाया, वो भी गलत तरीका था। वो conspiracy और जो उन्होंने किया वो उससे गलत तरीका था। ठीक है, मैं हकीकत की बात यह है ठीक। कि जो उन्होंने किया उसको कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, बिल्कुल। एटलीस्ट मैं तो नहीं कि आई एम वन ऑफ देम कि मैंने तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बाहर बाकायदा जी। एक पूरी मुहिम चलाई थी उनको प्रोसिक्यूट करने की। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये खतरनाक तारीख जो है बिटवीन द लॉ टसल जो है, ये टसल किसकी है? कानून और ताकत के दरमियान। ये खतरनाक टसल है जो आप एक खतरनाक एंड तरफ एक सूरत अख्तियार करके एक ऐसे टर्मिनल की तरफ जा रही है कि जो बहुत वोलेटाइल लगता है मुझे कि शायद यहाँ से जो ये बर्स्ट आउट होगा वो बड़ा वोलेटाइल होगा, बड़ा ख़तरनाक होगा। क्योंकि ये देखिए भुट्टो साहब जैसे भी आए, वही मुजीबुर रहमान जो अपने आप को कह रहा था कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, उसको गद्दार वतन करके आपने बंद कर दिया पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से उठा के इधर ले आए।